अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास फिज़िक्स कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ये हमारी सीरीज़ का 6 लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि इस दफ़ा लाहौर बोर्ड के अंदर आएंगे। फर्स्ट टाइम इन लाहौर बोर्ड। आप लोग जानते हैं कि मेरी प्रीवियस अगर आप लेक्चर्स उठा के देखें प्लेलिस्ट में, तो उसमें मैंने 9 चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर तक के तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज हम 4 चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई द हाइट ऑफ व्हीकल्स इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। जो व्हीकल्स की जो आपकी हाइट होती है वो कम से कम क्यों रखी जाती है, उसकी रीज़न क्या है। इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। हाइट ऑफ व्हीकल्स इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल टू लो देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम करने के लिए। जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम करते हैं तो इससे होता क्या है, इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इससे गाड़ी के टॉपल करने की, गाड़ी के उलटने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि आपको एक पिक्चर है, इसमें कैसे रेसिंग कार्स होती हैं, बहुत सारी जो रेसिंग कार्स होती हैं उनकी हाइट को कम रखा जाता है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कम से कम रहे और स्टेबिलिटी बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। Why a body cannot be in equilibrium due to a single force acting on it। एक बॉडी के ऊपर अगर एक सिंगल फोर्स एक्ट कर रही हो तो वो इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं रहती। इक्विलिब्रियम से मुराद साकिन हालत में रहना, बिल्कुल भी मूव ना करना। एक सिंगल फोर्स की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में क्यों नहीं होती, इसका आंसर की तरफ मूव करते हैं। इसके आंसर की तरफ, When a single force acts on a body moves in the direction of a force, दिस फोर्स इज़ नॉट बैलेंस बाय एनी अदर फोर्स। जब एक सिंगल फोर्स बॉडी के ऊपर लगती है तो बॉडी मूव करती है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, लेकिन उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ से कोई फोर्स नहीं लग रही। बॉडी बैलेंस में उस वक्त रहेगी जब बॉडी के ऊपर एक साइड से अगर फर्ज कर लें 10 न्यूटन की फोर्स राइट साइड से लग रही है तो लेफ़्ट साइड से भी 10 न्यूटन की फोर्स लगेगी। दोनों इक्वल फोर्सेस होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो बॉडी के बैलेंस में रहने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ अगर एक तरफ से फोर्स लगती रहेगी तो बॉडी कभी भी बैलेंस में नहीं आएगी, बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। हैंस अ बॉडी इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम व्हेन अ सिंगल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। इट प्रोड्यूसेस मोशन एज वेल एज रोटेशन। इससे मोशन भी होगी और रोटेशन भी होगी, लेकिन बॉडी रेस्ट में नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। थिंक अ बॉडी विच इज़ एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बॉडीज़ की जो कि रेस्ट में है बट नॉट इन इक्विलिब्रियम, लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है। इन सिंपल पेंडुलम, व्हेन द पेंडुलम इज एट एक्सट्रीम पोजिशन इट इज़ एट रेस्ट फॉर अ वाइल बट दैट टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स रिमेन्स एक्टिंग ऑन इट। जब एक जो है सिंपल पेंडुलम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, पेंडुलम क्लॉक की बात कर सकते हैं हम, ठीक है। जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में बॉल जाती है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर वो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ नैनो सेकंड्स के लिए रुकती है, रेस्ट में आती है, लेकिन उस टाइम पर उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है। सो द पेंडुलम इज़ एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। एक एग्जाम्पल हो जाती है, When a ball is thrown vertically upward, जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, it comes to rest at the top। वो टॉप पर जाके within a few नैनो सेकेंड्स के लिए रुकती है। Before falling towards ground at that position ball is at rest but non equilibrium। उस पोजीशन पर वो रेस्ट में होती है लेकिन वो इक्विलिब्रियम में नहीं होती, उनकी ग्रेविटी उसके ऊपर स्टिल एक्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। On doubling the movement arm, What will be the effect on the value of torque। अगर हम मूवमेंट आर्म को बढ़ा दें, अगर हम बड़े साइज़ का टूल इस्तेमाल करें, ऐसा टूल इस्तेमाल करें जिसका साइज़ ज़्यादा है, साइज़ में लंबा है, जैसे कि पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। डिफरेंट टूल्स हैं, सबकी जो है पोजीशनिंग बोल्ट को ओपन करने वाली एक जैसी है, लेकिन टूल का साइज़ ज़्यादा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, टॉर्क पे क्या फ़र्क पड़ता है। इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। ऑन डबलिंग द मूवमेंट आर्म द वैल्यू ऑफ टॉर्क बिकम्स डबल। अगर हम मूवमेंट आर्म बढ़ाएंगे मतलब हम अपने गैजेट का साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, उसकी लेंथ में इजाफा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा टॉर्क है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें डबल हो जाएगा, टॉर्क में इजाफा हो जाएगा। यानी हम किसी भी नट बोल्ट को अगर किसी बड़े टूल से, गैजेट से, ऐसा गैजेट जिसकी लेंथ ज़्यादा हो
अगर उससे ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो नट बोल्ट आसानी से ओपन हो जाएगा, ना कि अगर एक छोटे गैजेट से ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ओपन तो हो जाएगा लेकिन उसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। वाई व्हीकल्स मेड हैवी एट द बॉटम, व्हीकल्स का जो बॉटम पार्ट होता है वो हैवी क्यों रखा जाता है, इसकी रीज़न क्या है। जैसे कि पिक्चर में भी आपको शो हो रहा है, व्हीकल्स आर मेड हैवी एट बॉटम, दिस लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस वजह ये होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हो जाए एंड हेल्प्स टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी बढ़ जाए और वो टॉपल्स नहीं होगी, वो गिरेगी नहीं, वो उल्टेगी नहीं। इस तरह के आप बहुत सारे हादसा से, बहुत सारे एक्सीडेंट से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। When a given vector is drawn graphically, then it may split up into two parts which are perpendicular to each other. जब एक वेक्टर को ग्राफिकली स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, तो वो दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है perpendicularly. Then each of these two parts of vector is called rectangular और perpendicular component. फिर उन पार्ट्स को हम rectangular या perpendicular components का नाम देते हैं। आपको पता है कि चैप्टर नंबर 4 में इसके हवाले से लिखा हुआ है कि ये दो कंपोनेंट्स बेसिकली, एक कंपोनेंट होता है fx और एक होता है fy। एक को कहते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट fx और एक को कहते हैं fy वर्टिकल कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। Why there is need of second condition for equilibrium if a body satisfied first condition of equilibrium? सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो सेकंड कंडीशन की ज़रूरत क्या है, सेकंड कंडीशन को क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन, although first condition for equilibrium is satisfied, but still in this case object need to satisfy second condition to ensure equilibrium state. इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर दो इक्वल फोर्सेस अप्लाई कर रही होती है बॉडी के ऊपर, और बॉडी और ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, और बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही होती है, लेकिन फिर भी सच कुछ इस तरह की केसेस आते हैं जहाँ पर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होती है लेकिन बॉडी यानी मैथमेटिकली जो है वो अप्लाई हो रही है उसके ऊपर, वो सेटिस्फाइड भी हो रही है लेकिन बॉडी मूव कर रही होती है, ठीक है, या बॉडी के मूव करने के चांसेस होते हैं। तो इस केस में हमें सेकंड कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। वेयर आर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर एंड यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर शीट? यूनिफॉर्म स्क्वायर और यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर शीट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। अगर हम किसी स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना चाहते हैं तो हम इसके डायगोनल्स बना लें, जैसे कि फिगर में ए से लेके सी डायगोनल है, बी से लेके डी डायगोनल है, तो ये डायगोनल्स ड्रॉ करने के बाद जो हमारे पास सेंटर आ गया है जी पॉइंट, ये बेसिकली क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर शीट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस। अगर हमने किसी ट्राइंगल का सेंटर फाइंड करना है तो हमने ट्राइंगल के मीडियंस ड्रॉ करने हैं। जब मीडियंस ड्रॉ करेंगे, मीडियंस ड्रॉ करने के बाद जो हमारा पॉइंट जी जो आ रहा है फिगर के अंदर, वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। आसान लफ्ज़ों में अगर हमने स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है तो डायगोनल्स ड्रॉ कर लें, अगर हमने ट्राइंगुलर शीट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है तो हम उसके लिए मीडियंस ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस? हेड टू टेल रूल हमारी किस तरह से मदद करता है रिजल्टेंट मालूम करने के लिए? इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं जो कि थोड़ा लेंथी है, इसकी आगे एक्सप्लेनेशन भी है इसकी फिगर वर्क में भी। अ ग्राफिकल मेथड यूज टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर फोर्सेस इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। ये तो बेसिकली डेफिनेशन है कि अगर आपने दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसे हेड टू टेल रूल कहते हैं। टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर्स एज द फर्स्ट वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए, हमने दो वेक्टर्स ले लेने, एक वेक्टर ए ले लेना है, देन ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर बी, फिर हमने एक वेक्टर बी ले लेना है, सच दैट टेल कंसाइड विद द हेड, एक की टेल दूसरे की हेड के साथ मिल जाए। सिमिलरली ड्रॉ द नेक्स्ट वेक्टर, द थर्ड फोर्स, विद इट्स टेल कंसाइडिंग विद द हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर एंड सो ऑन। नाउ ड्रॉ अ वेक्टर आर सच दैट इट्स टेल इज एट द टेल ऑफ द वेक्टर ए, the first vector while its head at the
हेड ऑफ द वेक्टर बी। फिर आपने क्या करना है, एक वेक्टर और ड्रॉ करना है, एक वेक्टर हमने और ड्रॉ करना है बेसिकली, जो कि दोनों वेक्टर्स की हेड और टेल को आपस में मिला दे, जैसे कि फिगर अगले पेज पे जो फिगर है उसमें बताया गया है। वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड द रिजल्टेंट फोर्स कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैं इसकी फिगर की तरफ मूव करवाता हूँ। इसमें दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए हमने ले लिया, दूसरा वेक्टर बी ले लिया। फिर हमने क्या किया, एक वेक्टर ए और बी को आपस में ज्वाइंट किया और ए और बी की जो हेड है और ए की टेल है उसको रिजल्टेंट वेक्टर से मिला दिया, जिसमें लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। आर शो करता है रिजल्टेंट वेक्टर को, ए हमारा सपोज वेक्टर है, बी हमारा सपोज वेक्टर है। ये पहले इनकी ए और बी की हेड और टेल को मिलाया, फिर रिजल्टेंट वेक्टर में हेड और टेल को आपस में मिलाकर इसको ज्वाइंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। व्हेन अ बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, एक बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में कब होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट सेटिस्फाइड फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एक बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में उस वक्त होती है जब वो फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करे और सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करे। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। वी कैन से डैट, हम ये भी कह सकते हैं अ बॉडी इक्विलिब्रियम, एक बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में होगी इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब उसके ऊपर कोई फोर्स ही एक्ट नहीं कर रही तो इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। तो दोनों तरह से मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारी इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था, यानी इस लेक्चर का। और इसके अलावा हमारे पास अब प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं 3 to 1 होपफुली इंशाल्लाह उनकी भी जो है लेक्चर्स की फॉर्म में जो वीडियोस हैं वो भी आप तक अपलोड हो जाएंगी, आप तक पहुंच जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, सपोर्ट करते रहें। और अगर आपकी कोई सजेशन है इस हवाले से तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।